केस स्टडी एक आपके सामने मैं रखता हूँ। केस स्टडी क्या है, 2 अंडे हैं, ठीक है, एग है 2, ओके, ये 2 एग हैं, डिफरेंट था, एक ही मुर्गी के 2 अंडे हैं। अब हुआ क्या कि अब एक अंडे में से ना बच्चा निकला, उसने वो बहुत एफर्ट कर रहा है यहाँ से निकलने की, मतलब अपनी चोंच मारता है नीचे से कि यार इसकी जो छल्ली है ये टूटे, ऊपर से जो उसकी कवरेज है वो टूटे यहाँ, लेकिन ये टूट नहीं रही, ठीक है। इसका मुंह लौहान हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसका मुंह की चोंच बाहर आई है सिर्फ, ओके। और इसी तरह ये भी उसी माँ का ही बच्चा है ना, वो भी एफर्ट कर रहा है कि वो क्या करे, चोंच मार के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस अंडे की छलनी को फाड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर आऊँ, ओके। ये दोनों तगदोद कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसने अपने पर थोड़े से बाहर निकाले, वो भी लौहान थे क्योंकि एफर्ट कर रहा था ना बाहर निकलने की, प्रेशर आ रहा था अपने जिस्म के ऊपर, ठीक है। आखिरकार ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये भी थोड़ी सी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से हम दर्द आ जाता है कोई, ठीक है। ये कहता है यार ये इतनी एफर्ट कर रहा है, इसे क्यों ना मैं हेल्प करूं इसकी, क्या करूं इसकी, क्या मैं हेल्प करता हूं इसकी। तो इसने क्या किया, इस बच्चे को खुद ही कवरेज तोड़ दी और इसको निकाल दिया बाहर। और ये बच्चा किसी ने ना देखा, ये अपनी तगोदोद करता रहा, पहले चोंच से, फिर परों से, आखिरकार ये बाहर निकला, पूरा जिस्म लहूलुहान है, ये बाहर निकल आया। इसकी किसी ने हेल्प की और इसकी किसी ने हेल्प नहीं की, ये स्टडी ये था, ठीक है। एट द एंड हुआ क्या, एंड हुआ क्या, जिसकी हेल्प की गई वो, उससे बहुत ज्यादा बीमारियां लग गई और वो मर गया, जल्दी मर गया। और जिसकी हेल्प नहीं की गई वो ज्यादा सरवाइव किया उसने, उसकी जो लाइफ थी, लाइफ की जो स्पैन था वो बहुत अच्छा, सेहतमंद और ज्यादा था। तो वन बाय वन मैं पूछता हूँ, मुझे मतलब ब्रीफली, ठीक है, और बहुत 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर जवाब दीजिएगा। मैं रहील शुरू करता हूँ। जी रहील, जी सर। ये क्यों ज्यादा सरवाइव करेगा और जिसे हेल्प की वो ज्यादा सरवाइव क्यों ना कर पाया? उसमें सर बेसिकली अगर देखा जाए, जो ज़्यादा सरवाइव किया है उसने ज़्यादा एफर्ट की थी, और वो उतना ही मुश्किल हालात को फेस करने के बाद उसके, मतलब एक लॉजिकली आप कह सकते हैं कि वो ही वॉज मोर स्ट्रेंथन जिस दूसरे की निस्बत, कि जिसको हेल्प की गई उसने उस लेवल पे जाके स्ट्रगल नहीं की, और उसको एक आसानी मुयसर आई, जिसकी वजह से उसने, उसके बॉडी इतनी ज़्यादा वो रेजिस्टेंस उसके अंदर नहीं थी। तो शायद एक ये रीज़न हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी, बात से मेरी नज़दीक ये थी कि जिसने हेल्प मिली थी उसने बार बार एक काम को रिपीट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, और जिसको हेल्प नहीं मिली थी वो बार बार एक काम को, एक मेथड को, एक उसी टेक्निक से प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से जख्मी तो हो गया था, लेकिन वो हुआ ये कि वो कामयाब हो गया निकलने में। जबरदस्त, बिल्कुल तो प्रैक्टिस, ट्राई अगेन अगेन है, तो वो कामयाब हो गया। जबरदस्त, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी असद, सर, जिसकी हेल्प नहीं की गई थी वो पक के निकला था, हम्म, और जो अ, जिसको निकाल दिया गया था वो बगैर सीखे बाहर आ गया था। उसमें अ, वो कच्चा था, अभी इस वजह से सरवाइव नहीं कर सका। भाई नहीं कर सकते। ओके जी मैम, रोहित आप। जी सिजाद आप। जी सर, जिसकी हेल्प की गई है वो, उसको ये कह सकते हैं कि दूसरों की तरफ देखने की आदत पड़ गई और अपनी मुश्किल से निकलना खुद नहीं आया। मतलब ये चीज़ है कि जल्दी सर्वाइव नहीं कर सका, ज़्यादा मुश्किल पड़ी तो डेथ हो गई उसकी। आपने और बड़ी जिसकी काम, हेल्प नहीं की गई उसको काम ये कि स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, उसके बाद फिर जो है ना खुद ही कामयाब होना एक माइंडसेट बन जाता है, तो फिर वो ज़्यादा सर्वाइव करता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ठीक है जी मैम, सुबह आप। सर, जिसको दूसरों की हेल्प लेने की आदत पड़ जाती है तो फिर वो स्ट्रगल करने की सिचुएशन में नहीं रहता और बहुत जल्दी उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो स्ट्रांग वही होता है जो खुद से स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है और चीज़ों को फेस करता है। इसमें प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। हमारी ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में ना हमारे दादा परदादा हैं, एडिसन साहब ना, सर एडिसन,
वो एक बल्ब बनाता है, बल्ब बन गया, ठीक है, रोशन है बल्ब माशाल्लाह से ना, और आज तक रोशन है बल्ब, ठीक है। तो ना उससे किसी ने पूछा, अजरे मजाक पूछा कि ऐसा बल्ब बनने में तो 5 मिनट लगते हैं, बल्ब बनने में 5 मिनट लगते हैं, तूने पूरी जिंदगी कैसे लगा दी, 9,999 दफा तूने एफर्ट की एक बल्ब बनाने में, तो बड़ा बल्ब तो सिर्फ 5 मिनट में बन गया था। वो आगे से तारीखी जवाब देता है, मैं 9,999 तरीके ऐसे भी जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता। तो हजूर मैसेज क्या आता है, मैसेज ये आता है कि स्टार्ट में मैंने अपने स्टूडेंट्स को ना जस्ट ये 5 मिनट दे दिए कि यार बल्ब ऐसे बनता है, ट्रेड ऐसे लेनी है, समझ आ गई सबको। अब मसला ये आया जब मेथड फेल होने लग गए, चीजें पीछे से कुछ फंडामेंटल ऑपरेट हुआ, ट्रेड एसएल होने लग गए, दोस्तों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद वीएसए मेथड ही गलत है या मियत मेथड में कोई कमी पेशी है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने स्टूडेंट के साथ उन्हें केस स्टडी ना देकर, या जो ट्रेनर हैं जो स्टूडेंट को सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, दरअसल वो उस अंडे की तरह है जहां हम उसे बाहर निकलने में हेल्प आउट करते हैं। बात फॉलो कर रहे हो सारे? जी सर। इससे होता क्या है, स्टूडेंट एफर्ट छोड़ देता है, स्टूडेंट मतलब कि सारी चीजें उसके पास मिल भी जाती हैं लेकिन उसकी कंफ्यूजन दूर नहीं होती, जो दरअसल मेरा आज पॉइंट है। अगर वो 9,999 तरीके कर क्या, जरूरी नहीं कि वो तरीके कर क्या, लेकिन उसको पता होना चाहिए हर चीज का, जिसकी वजह से मैंने आप सबको अपने टॉप ट्रेडर जो हमारे वीएसए के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, डेविड वेसी है, फिलिप प्रिस्टन है, डॉक्टर ग्रे है, और ये मैन भाई बहुत ही क्या कहते हैं बड़ा ट्रेडर, इन सब की हमने डॉक्यूमेंट्री पढ़ ली, ताकि आपका जो जाविया नजर है वो जरा वसी हो, आपको सोचने का अंदाज आना चाहिए कि यार सर ने जो हमें इतनी जल्दी 5 चीजें बता दी कि यार ये स्पोर्ट रिसर्च इस तरह से लगाई जाती है, इस तरह से काम किया जाता है। आपने ये पूरी किताब पढ़ी, ट्रेडिंग विद शेड ऑफ द स्मार्ट मनी, ठीक है, गैविन होम्स की, तो आपने यकीन करें आप पूरी किताब पढ़ लें, आप उसमें स्पोर्ट रिसर्च नहीं लगा सकते। आप पूरा की पूरी किताब पढ़ने के बाद भी आप कंफ्यूज होंगे कि यार एसएल क्या कहते हैं एसएलटीपी कहाँ लगाएं, अब थ्रस्ट नॉन डिमांडिंग, ऐसी है कि नहीं है? आपका उस्ताद वो सारी चीजें कवर करके पढ़कर, ठीक है, वो पूरी चीजें आपको क्या कर दी, इतनी आसानी से समझा दी, ओके, ताकि आपका ये 9,999 कोशिश आपको ना करनी पड़ी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ सेक्शन बना दिए ताकि आपकी जड़ें मजबूत हों, जो गैप आ गया, जो बीमारी आपके अंदर आ गई है, उसकी तरह वैक्सीनेट, आपका ये मसल जो वीक हो गया वो मसल आपका मैं स्ट्रॉन्ग करूं। वो मसल जो मैंने देखा है कि आपका मसल कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, वो इस तरह से एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने से, फील्ड की चीजें पढ़ने से आपका मसल वो मजबूत हो जाएगा, ताकि आप मार्केट में जल्दी सर्वाइव कर सको। कोई आपसे कोई सवाल करे कि आपका वीएसए क्यों गलत है या क्यों ठीक है, तो आपको लॉजिकली आपको आंसर करना आता हो, आपकी केस स्टडी हो, आपके क्या कहते हैं ना एटीट्यूड हो आपके पास। थोड़ा सा एटीट्यूड के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं सारी असाइनमेंट बच्चों ने बड़ी मेहनत से ये केस स्टडी तैयार किए हुए हैं, जो रिकॉर्डेड होकर भी जो सुनेगा उन तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। वो मैं जब तक ये केस स्टडी सुनाता हूँ सारे अपने नोट्स वगैरह बना लें। तो ब्रीफली मैं सबको 5-5 मिनट दूंगा, तो अपना ये केस स्टडी बताइएगा कि वो ट्रेडर कैसे था, उसने किस तरह से अपनी जर्नी वैसे स्टार्ट की, तो सारे तैयार हो जाए। मैं एक केस स्टडी सुनाता हूँ। एक पंचायत हो रही थी, तो पंचायत में हुआ क्या कि पंचायत थी सुलह की। पांच साहब तो खैर इस टाइम सब ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है। यहाँ तो अक्सर पंचायत में पंचायत में बैठने वाले हमारे दोस्त हैं, ठीक है। हुआ क्या कि पंचायत ही पाए साहब सुलह की ना, कि अब जो लड़ी फसाद हुआ है तो उसको ख़त्म करने के लिए अब क्या कहते हैं उन्होंने ना सुलह करनी थी। सुलह करने के दौरान हुआ क्या कि एक ये ग्रुप बैठा है, जेब में असला है। उसने क्या कहा, इसकी जेब में क्या है, असला है। उसने कहा है कि सुलह की बैठक है, पंचायत है, तो ये असला क्यों लेके आया। खैर उसने कहा किसी को भी, फिर ये ना इसने दबे लफ्ज़ों में इसको कहा, अपने बड़े को कहा, तो उसने ना बात को इग्नोर कर दिया कि सुलह की ये पंचायत है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर बाद, जैसे कि भाई साहब आपको पता है कि मैं तू से ना बातें शुरू हुई, तूने तेरी गलती मेरी गलती, ठीक है, तूने यहाँ मुझे नुकसान पहुंचाया, तूने यहाँ नुकसान पहुंचाया, ठीक है। वो सारी चीज़ें रिवाइज करते करते ना वो सुलह की सीधी वो जंग में तो बदल गई, लड़ाई में बदल गई। लड़ाई ना, एक लड़के ने ना असला उठाया और फैर चला दिया वहाँ।
खैर के बाद एम्बुलेंस चीज़ें ठीक है, मरना मराना शुरू हो गया। तो आखिरकार काफ़ी सालों बाद ना दोबारा इसके पास गए, बाबे के पास, कि बाबा तुझे कैसे पता लग गया था कि इस लड़के के पास क्या है, असला है। सवाल सवाल समझे सारे? जी सर। रहील, इसे कैसे पता लग गया इसके पास क्या है, असला है? असला है। तो उसने कहा कि यार मैंने देखा बंदे को ठीक है, पाटे हुए कपड़े पाटे हुए हैं, ठीक है, सेहत भी पूरी सूरी है, पढ़ा लिखा भी शक्ल से नहीं लगता, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड किस चीज़ का है इसके पास ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि एटीट्यूड उसके पास होता है जिसकी जेब में कुछ होता है। सही। भाई साहब क्या कहा? बिल्कुल जी, एटीट्यूड जिसके पास होता है उसकी जेब में कुछ होता है। उसकी जेब में कुछ होता है। तो हजूर मैं ये चाहता हूँ जो मेरा जितना भी स्टूडेंट है ना, उसके पास एक लॉजिकली क्या कहते हैं, बात को रद्द करने का या बात को एक्सेप्ट करने का जिगरा हो उसके पास। तो बात एक्सेप्ट और रिजेक्ट वही करेगा जिसकी जेब में कुछ होगा, जिसकी केस स्टडी होगी, जो पढ़ के आएगा। बात समझ रहे हैं सारे? सही। जी सर। चलें जी, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसका नाम क्या है, टॉपिक वाइज असद से शुरू करता हूँ, और सेकंड बारी मैम सभी आपकी होगी कि आपने क्या स्टडी किया और कि क्या किया, आपके पास असाइनमेंट क्या दी गई थी। तो मैं सबसे पहले असद की असाइनमेंट सामने रखता हूँ। और असद, आप मुझे 5 मिनट है आपके पास, आपने इस टॉपिक को कवर करना है। डेविड वाइस वाला सर? बिल्कुल, ये मैंने आपका जी लिख भी ठीक दिया है कि सर। 5 मिनट में आप बताइएगा कि डेविड वाइस बीएससी का एक्सपर्ट था, इसकी जर्नी कैसे थी। जी असद बताएं। ठीक है सर। सर पहली बात तो ये कि डेविड वाइस जो है वीएसए का ट्रेडर है और वाइकॉफ का स्टूडेंट है, डायरेक्ट स्टूडेंट है। इसका कोर्स इसने अटेंड किया था और इसका 40 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर, सिंस 1971 टू 2010। उसके बाद क्योंकि ये इंटरव्यू शायद 2011 में हुआ था। अच्छा, इनसे पूछा गया था कि जी आप इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, तो इन्होंने वन लाइन जो एक्सप्लेन किया था ना वाइकॉफ के मेथड को, इन्होंने कहा था कि मार्केट जो अपने बारे में खुद बताती है, जो मार्केट चलते चलते इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, इसको हम कहते हैं वाइकॉफ मेथड। ठीक है, ये फ्यूचर के बारे में आपको टिप्स नहीं देता, आप प्रिडिक्शंस करते हैं और वैलिड प्रिडिक्शंस करते हैं जो क्रेडिबल होती हैं। उसकी बेस के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं, जो कि बाकी मेथड से बेहतर है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि बाकी जो मेथड्स हैं वो मैथमेटिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि जनरेट किए गए होते हैं। हालांकि ये वीएसए जो है इसमें कोई मैथमेटिकल इंडिकेटर नहीं होता, ये प्योर वो है जो मार्केट आपको एक्सप्लेन कर रही है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें से पहली है स्प्रेड, जिसको हम प्राइस बार कह रहे होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर है क्लोजिंग, कि वो जो प्राइस बार है उसकी क्लोजिंग क्या है, अप क्लोजिंग है, डाउन क्लोजिंग है, मिडल है, और ये सारी चीज़ें। तीसरे नंबर के ऊपर है वॉल्यूम। उसके बाद चौथे नंबर पे इन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ड्यूरेशन ऑफ द मूव है, जिसको हम रेंज भी कह जाते हैं। उसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ द प्राइस बार विद ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स, कि ट्रेंड लाइंस और चैनल्स के साथ इन प्राइस बार का क्या इंटरेक्शन होता है। वो कह रहे थे कि वाइकॉफ के मेथड में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो 50% ऑफ इंटरव्यू था वो था पॉइंट एंड फिगर की इम्पोर्टेंस के ऊपर। उन्होंने कहा था कि वाइकॉफ ने जो अपने पहले कोर्स में एक्सप्लेन किया था उसमें कहा था कि इस पूरे मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग। इससे मार्केट पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, उसमें यह था कि बॉक्सेस बना दिए जाते हैं एक डायरेक्शन में जब मार्केट मूव करती है। उसके हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसके फ़ायदे इन्होंने बताए थे, मेथड को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। फ़ायदे ये थे कि ये मार्केट को नॉइस को कम करती है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में बताती है और लाइंस ऑफ कंजेशन के बारे में बताती है। लाइंस ऑफ कंजेशन जिस तरह हम जिसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ मूव, कि ये मूव कितनी देर तक मार्केट में रहेगी। उसके बाद बाय और सेल के सिग्नल्स प्रोवाइड करती है और ब्रेकआउट डायरेक्शन बता देती है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर ब्रेक करने लगी है। बस ये बातें हैं टोटल पॉइंट एंड फिगर के बारे में। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो जामे बात आपने की कि
ये जो डेविड वेसी जो डेक स्टूडेंट थे रिचर्ड वाइकॉफ के, उन्होंने स्प्रेड के बारे में बताया। फिर स्प्रेड के बाद उन्होंने जो स्प्रेड दरअसल प्राइजेस को उसने शो किया, और उसी स्प्रेड को भी उसकी क्लोजिंग को शो किया। और क्लोजिंग के बाद अहम चीज़ क्या थी, वॉल्यूम था। वॉल्यूम पे फिर ये वो कैंडल का ड्यूरेशन था। ये सारी चीज़ें उन्होंने ये जी, बिल्कुल। बताया कि डेविड वेसी सिंपल वर्ड में उसने ये कहा कि भाई मार्केट क्या कहती है, फुटप्रिंट छोड़ती है, जो रिचर्ड वाइकॉफ के मेथड से हमें जल्दी उन प्रिंट तक हम पहुंच जाते हैं, समझ जाते हैं। ओके, ऐसी था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेल डन। ऐसे उसके बाद थैंक यू सर। मैम सोबिया, सेबेस्टियन मैनबे क्या कहते हैं? 5 मिनट है, उसके बाद पाँच साहब आप रेडी रहिएगा जी। मैम सोबिया हैं क्लास में? ओके भाई साहब, आप ही शुरू करें। भाई साहब अगर क्लास में हैं, मेरी आवाज़ आ रही है तो आप शुरू करें। जी जी बिल्कुल जी। जी आप जी जी मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर ग्रे डैटन जो थे, ये क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या ये डॉक्टर जो गैरी डाइटन जो थे, ये बेसिकली एक माहिर नफ्सियात थे और ट्रेडर थे एक ना। हम्म, और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि ये डेविड वेस के जो थे वो शागिर्द थे, और इन्होंने वीएसए मेथड में वाइकॉफ और टॉम विलियमसन को अच्छी तरह स्टडी किया हुआ था। इनका ये कहना था कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वॉइस लाउड टेक्निकल एनालिसिस। सुनेंगे हमारे यूट्यूब से तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। वॉइस को जरा लाउड कर। आवाज आ रही है? जी 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 अब आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हेलो जी जी। तो ये डेविड वेस के जो थे ये शागिर्द थे, और इनका कहना ये था कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग है और इन्वेस्टिंग है, उसको स्टडी करने के लिए मैंने केन रॉबर्ट्स के कुछ ब्रोशर्स पढ़े थे। तो उससे मुझे ये पता लगा कि अगर आप वाइकॉफ को पढ़ते हैं तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो 90% जो है वो कवर हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वाइकॉफ को पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा वो एक बुक का जिक्र करते हैं, द अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट्स दैट ड्राइव द स्टॉक मार्केट बाय टॉम विलियमसन। अगर वो कहते हैं कि ये शागिर्द हैं वाइकॉफ के, अगर आप इसको भी पढ़ते हैं बुक को, तो इससे आपकी जो ट्रेडिंग फाउंडेशन है वो बेहतर हो जाती है और आप इससे अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। गैरी डाइटन जो थे ये डेविड वेस के शागिर्द भी थे, और इनका ये कहना है कि आपको अगर कामयाब होना है तो आपको प्योरली वीएसए ट्रेड सेटअप ही लगाना है, उसी को समझना है और उसी को बार बार पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। तो उनसे जो बार बार इंटरव्यू क्वेश्चन किए गए तो वो ये कहते थे कि मैं सारी सारी रात बार बार एक ही इबारत को पढ़ता था, वो वीएसए ट्रेड सेटअप था। और उनसे बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि वीएसए ट्रेड सेटअप के अलावा कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है, जिस तरह MCADRSI जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि शायद ये हमें हेल्प आउट करते हैं, तो वो इसके बगैर ही कामयाब हो जाएंगे अगर वीएसए को अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसके लिए वो ये बता रहे हैं कि जो टॉम विलियमसन था, उन्होंने वाइकॉफ के कॉम्प्लेक्स मेथड को आसान बनाने के लिए वॉल्यूम को, स्प्रेड को, एनालिसिस को, वीएसए को इंट्रोड्यूस करवाया। जबरदस्त। उनका ये कहना था कि जो वॉल्यूम था वो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है ट्रेड में। अगर आप बिग प्लेयर्स की मैनिपुलेशन, हेरा फेरी को समझना चाहते हैं तो आपको जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं जिस पर मार्केट बहुत ऊपर और बहुत नीचे आके निकलती है, तो आपको इसको समझने की जरूरत है। और उसके अलावा एक सवाल उनसे बार बार पूछा जाता है कि ये कॉम्पोजिट ऑपरेटर क्या होता है, जो वाइकॉफ बार बार टर्म इस्तेमाल करते हैं अपनी बुक्स में। ये जो कंपोजिट ऑपरेटर है ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल ऑपरेटर है जो क्या करता है, ये मार्केट में सप्लाई और डिमांड को मैनेज करता है। जबरदस्त, बिल्कुल। जैसे वो कहता है कि समटाइम्स होता है ये कि पैनिक सेलिंग हो जाती है, पैनिक सेलिंग होती है तो मार्केट गिर जाती है।
तो कुछ दिनों के लिए भी गिर सकती है, कुछ हफ्तों के लिए भी गिर सकती है, किसी वीकेंड पे भी गिर सकती है, अचानक भी हो सकता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी आती है और मार्केट क्लोज डाउन होती है। तो उसमें समटाइम्स हमें नजर आता है कि मैसिवली इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स नजर आते हैं। ये क्लू होता है कि कॉर्पोरेट कंपोजिट ऑपरेटर जो है मार्केट का, वो डिसाइड करेगा कि जो प्राइसेस है वो गिरेंगी, फॉर इनफ कितने गिरेंगी। तो इस तरह जो है ना, तो इस तरह फिर टाइम जो है, टाइम टू सपोर्ट करने के लिए मार्केट को, ये मुख्तलिफ चीजें। वाइकॉफ का जो मेथड है, उससे सवाल पूछा गया क्या ये तमाम फॉरेक्स पे लगता है या सिर्फ स्टॉक पे लगता है, वाइकॉफ का मेथड। तो जीडी जो डॉक्टर गैरी डेटॉन थे, उनका कहना था कि तमाम कमोडिटीज, तमाम किस्म के जो स्टॉक्स हैं, तमाम जो आपकी फॉरेक्स है, उन सब पे ये मेथड कामयाब है और ये लगता है। एक आखिरी बात मैं आज जाते जाते कहूंगा कि वाइकॉफ ने कहा कि जो मार्केट ऑफ प्रिंसिपल्स है मार्केट के, उनका जो बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर्स पे बेस करता है, और जैसे ह्यूमन बिहेवियर्स होंगे वैसे मार्केट बिहेवियर्स होंगे। तो बस टॉम विलियमसन का कमाल ये था कि उसने एक अच्छा काम ये किया कि वाइकॉफ के कॉम्प्लेक्स वर्क को थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ इजी किया है। तो अगर हमें वॉल्यूम देखना आ जाता है तो फिर हम इसको आराम से कर सकते हैं। और यही कुछ था जो मैं समझता हूँ। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बड़ा ही आपने शाइस्तगी के साथ हमें बताया है, और हम इवन के मेरे लिए भी ये चीज़ें क्या कहते हैं, एक नई तरह तरीके से आपने हमारी समझ में लाई ये चीज़ें। ठीक है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, एक आखिरी बात, एक वेबसाइट का जिक्र किया गया है, एक वेबसाइट का, वो है www.traderpsychologyedge.com। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बेसिकली ये एक वीएसए क्लब है और ये ट्रेडर गाइड है। अगर इस पे अकाउंट बना लिया जाए तो इस वीएसए क्लब में जाके आप ट्रेडर्स की जो ये ट्रेडर गाइडर्स हैं, तो हमें ये वीएसए में अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मेरा एक एनालिसिस था। और ये आपने जो लिंक था, ठीक है, ये हम सबको शेयर भी कर देना, हम सब वहाँ अकाउंट उस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ देखेंगे। ओके जी मैम, सोबिया आप रह गई हैं, बताइएगा। ठीक ठीक जी सर। अच्छा सर, जी आपका। जी सर। ठीक है सर, ये सेबेस्टियन मैनबे जो है वो बेसिकली था सर लेट 80s में जो है वो इसने एक पोर्टफोलियो उसके स्टॉक का जो है वो मिला था, और इसने उसके बारे में, मार्केट के बारे में लर्निंग स्टार्ट की थी। लेकिन इनके पास क्योंकि सफिशिएंट कैपिटल नहीं था ट्रेडिंग का, तो इस वजह से ये और बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में जानते भी नहीं थे। ये वीकली फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ वगैरह जो है वो बाय करके जो है वो उनके उसके बारे में मालूम करते थे कि किस तरह मार्केट किस डायरेक्शन पे वर्कआउट कर रही है। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि रिपोर्टर्स जो हैं वो फुली और प्रॉपर्ली जो है वेल अवेयर नहीं है इस मार्केट से कि मार्केट किस तरह वर्क करती है। तो फिर उनको मालूम हुआ टॉम विलियम्स के बारे में, और फिर इन्होंने, टॉम विलियम्स बेसिकली इनके इनडायरेक्ट टीचर हैं, ये उनके इनडायरेक्ट स्टूडेंट थे। इनको फिर इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी टॉम विलियम्स को कि ये इनको एक मेथड की इन्फो जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड करें। तो टॉम विलियम्स ने खैर इनको इन्फो जो है वो भेजी, और इस तरीके से इन्होंने वीएसए मेथड के बारे में लर्निंग स्टार्ट की। फिर जब वीएसए मेथड के बारे में लर्निंग करते हुए इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज हुई कि वॉल्यूम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और इनका ये कहना है कि इन्होंने एक आर्टिकल जो है वो इस पे लिखा कि मेकिंग वॉल्यूम वर्क फॉर यू। ठीक है, तो इसमें जी इन्होंने जो है वो इसके बारे में जो है वो वॉल्यूम के बारे में इसमें काफ़ी अपने ख़यालात का इजहार किया, और जो इनके अपने एक्सपीरियंसेस थे उनको शो किया, और वॉल्यूम कितना इम्पोर्टेंट है ये सब बताया। बहरहाल इन्होंने एक इंटरव्यू में अपना एक सवाल का जवाब पूछा गया था इनसे कि वीएसए बाकी मेथड्स के हिसाब से ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि सीखने में बाकी से ज़्यादा मुश्किल और सब्र आजमा है, और घंटों की मेहनत और सब्र दरकार होता है। ये नहीं कि 1 घंटे में आप इसे सीख कर पैसा बनाने लग जाएंगे, और लोग जल्दी घबरा जाते हैं इसे सीखते हुए और गिव अप कर देते हैं। बेसिकली लोगों का माइंड सेटअप ये होता है ट्रेडर्स का कि उनको बाइंग और सेलिंग के बारे में बता दिया जाए, कोई उनको बता दे कि भाई ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये बाइंग है,
वो सीखने के अमल को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं बनिस्बत इसके कि कोई उनको बता दे। तो ये रुझान इन्होंने इस बारे में जरा बात करी, और उसके बाद इन्होंने इस चीज को किया कि जो साइकोलॉजिकली ट्रेडर्स का जो होता है स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है ना, तो वो जो बेसिक रूल्स होते हैं वो भी ट्रेडिंग के दौरान भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका बेहतर तरीका ये है कि हर उसूल को एक करके सीख, और फिर चार्ट पर जहां इन्हें देखें उसे मार्क कर लें, और फिर एक वक्त सब आपको एक जगह पर दिखाई देने लगेंगे, और इस तरह आपकी प्रोग्रेस होगी, जैसा कि हम लोगों ने भी यही प्रैक्टिस रखी। बहरहाल इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वीएसए मेथड इस वजह से भी और ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि इसके एजुकेटर्स नहीं है ज्यादा, लोग ट्रेडिंग करते हैं अपने लिए, ठीक है, मतलब ट्रेडर्स एक्सपर्ट्स ट्रेडर्स टेंड टू कीप देमसेल्व्स टू देमसेल्व्स, वो अपने तक ही रखते हैं, इसको सिखाते नहीं है, तो इसीलिए इस मेथड के एजुकेटर्स कम। और बाकी इन्होंने मेकिंग वॉल्यूम वर्क फॉर यू में जो कुछ जो इस आर्टिकल में मेंशन किया उसके कुछ मैं की पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। इन्होंने सबसे पहले जो बात की है वो ये कही है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की को ये खुसूसियत हासिल है कि आम ट्रेडर्स पर कि वो वॉल्यूम को पढ़कर उसको समझ सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वीएसए में प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करके सप्लाई डिमांड के बैलेंस को समझते हैं, मतलब क्योंकि वीएसए मेथड में ये दो ही इंडिकेटर्स हैं, प्राइस और वॉल्यूम, इसके रिलेशनशिप को ही समझकर डिटेक्ट करते हैं कि टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। जो हम मोमेंटम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो ये सब हमें वॉल्यूम के जरिए ही पता चलता है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात यही कही कि बिग प्लेयर्स के जो सेट करते हैं वो ट्रेंड को, तो हम अगर उनको वॉच करेंगे वॉल्यूम को देखते हुए तो हम अपने अकाउंट्स को बेटर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्रेडर्स को ये एडवांटेज होती है कि इनके पास न्यूज़ की एडवांटेज होती है कि ये वेल अवेयर होते हैं पहले से न्यूज़ के, और इनको पोजीशन मालूम होती है, उसके हिसाब से फिर ये एडवांटेज ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात इन्होंने जो बोली थी वो ये कि प्राइसेस से जो है वो डिमांड पैदा होती है, इंक्रीज यानी कि बढ़ती हुई प्राइसेस से डिमांड पैदा होती है, डिमांड से बढ़ती हुई प्राइसेस नहीं पैदा होती। और इसके अलावा बिग प्लेयर्स जो हैं उनके एक्शन और मूव्स को देखते हुए वॉल्यूम के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि डिमांड और सप्लाई में तब्दीली हो रही है, तो हम इस तरह देखते हैं कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या फिर प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो गई हैं, तो ये सब हमें वॉल्यूम के ही मुशाहिदा करके ही पता चलता है। और हम ये डिसीजन मतलब हम ये जान पाते हैं कि लार्ज प्लेयर्स ने अपना डिसीजन तब्दील किया है, तो वो अब मजीद या तो बुलिश नहीं है या मजीद बेरिश कंडीशन में नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला है कि मार्केट में बहुत से फॉल्स ड्राइव्स होते हैं जो कि हमें ट्रैप करने के लिए होते हैं, तो हमें उस वक्त प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो किसी भी स्कैम में नहीं आते हैं, क्योंकि वो बिग प्लेयर्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं, वो वॉल्यूम वॉचर होते हैं। और इसके अलावा जो एक बात इन्होंने ये बोली कि वॉल्यूम पावर हाउस है मार्केट का, हमको उसके साथ प्राइस एक्शन को देखना है कि क्या पीछे कोई ओल्ड ट्रेडिंग वगैरह है, मतलब बैकग्राउंड को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है कि इसकी भी देखना है। और अगर आप लो वॉल्यूम विद द नैरो स्प्रेड देखेंगे तो फिर हमें डाउन बार्स में तो हमें ये समझ जाएंगे कि प्रोफेशनल्स बुलिश थे और सप्लाई को जो है वो एब्जॉर्प्शन के साथ हिट किया गया है। और अगर आप देखेंगे कि लो वॉल्यूम अप बार्स के साथ मार्केट अपनी पुरानी ओल्ड टॉप पर जाती है तो मार्केट वीक थी, तो इनके मुताबिक जो इनके अल्फाज हैं कि इट वुड बी सेफ टू नियर दिस टॉप, यानी कि उसके करीब रहना ही भलाई है। और ट्रेंड लाइंस के लिए भी ये एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन जो है वो होता है कि ट्रेंड लाइंस आर द रेल रोड फॉर प्राइजेस व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग स्ट्रांगली। तो वॉल्यूम को इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है। ओके मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी तक। जी मैम, तो ये बात को कंटिन्यू करें आप। जी सर, बस ये मैं लास्ट एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों का जो एक आम रुझान ये है कि मार्केट जो है वो जब ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये बाइंग है और जब नीचे आती है तो सेलिंग है। तो इन्होंने ये एसबी शॉर्ट है, इनको रेफर किया जाता है, तो ये एसबी ने जो है वो ये कहा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो लोग यही समझते हैं कि बाय है और नीचे आती है तो सेल होगा, लेकिन जब हम वॉल्यूम को देखते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि अगर वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वीकनेस की निशानी
निशानी है और वॉल्यूम का कम होना स्ट्रेंथ की निशानी है। तो आम तौर पे लोगों की ये गलतफहमी जो है वो वॉल्यूम ही दूर कर सकता है। तो वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस को बताते हुए इन्होंने इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया कि बेहतरीन एक फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लिए और जो कि वीएसए मेथड के जो है वो ट्रेडिंग करते हैं इसके हिसाब से, तो उनको वॉल्यूम अपना बहुत स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। और इनसे रिपोर्टर ने एक भी जो है वो एक इंटरव्यू में पूछा था सवाल कि आप वीएसए मेथड के अलावा किसी और भी मेथड को सीखना चाहेंगे, स्ट्रेटजी को लेकर चलना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्यों, जब एक ही चीज में इंसान मास्टर होकर इतने मुझे सालों लगे और इतना अरसा लगा इसमें पुख्ता होने में, और मैं इसी से जो है वो इतना पैसा कमा सकता हूँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई मजीद मेथड और सीखूं या किसी और तरफ जाऊं जब मैं इसी में बहुत मजबूत हूँ। दैट्स इट मेरी तरफ से। बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन, ये वेल डन। सर ये बात ना टॉम विलियमसन ने जो लास्ट इन्होंने कही, वो टॉम विलियमसन ने अपने एक इंटरव्यू में भी की थी, लेकिन सर इस बात की समझ में नहीं आई कि एब्जॉर्प्शन होगा तो मार्केट वीक हो रही है और जब डाउन बार लगेगी तो मार्केट स्ट्रेंथन हो रही है, ये बात समझ में नहीं आई। सर मैं इसका जवाब अगर दे सकूं तो मैं कोशिश करूं। पहले मैं सवाल समझना चाहूंगा कि असद आपने ये कहा कि अब्जॉर्प्शन लगेगा तो उससे वीकनेस शो किया है और क्या कहते हैं, और ऐसे डाउन पर लगेगा तो उससे स्ट्रेंथ शो किया है, ऐसी कह रहे हो? यस सर। आपने ये कहाँ पढ़ा ये? सर ये टॉम विलियमसन, ये जो अभी मैम ने बात की लास्ट में, नहीं, आप ये जो भी आप तकरीबन अभी ये बात सर ये मैंने इंटरव्यू में सुनी थी टॉम विलियमसन के इंटरव्यू में। मैम से भी आप बताइए जरा, आपसे कैसे क्लेरिफाई कर रहे हैं, बताइए। सर मैंने जहाँ तक बात की है तो वो मैंने वॉल्यूम के हिसाब से ये बोला है कि जब भी हम ये देखते हैं बेरिश कंडीशन को अगर हम उठा के देख लें तो हमने उसके फॉर्मूले में एक चीज ये पढ़ी है कि राइजिंग प्राइजेस फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है? तो इससे और फॉलिंग प्राइजेस राइजिंग वॉल्यूम, तो यहाँ पर मार्केट का नीचे गिरना, और तो हमें अंदाजा ये होता है कि जब वॉल्यूम को हम देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो इसका मतलब ये कि ये स्ट्रेंथ की तरफ नहीं है, ये वीकनेस की तरफ है। तो ये वॉल्यूम से हमें अंदाजा होता है, ठीक है? तो और इसी तरीके से अगर हम उसमें देख लें कि अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं लेकिन वॉल्यूम क्योंकि नीचे की तरफ है, तो हम वॉल्यूम को देख के ये अंदाजा लगाएंगे कि ये वीकनेस की निशानी नहीं है, ये स्ट्रेंथ की निशानी है। तो यहाँ पर एसबी ने इसी बात को जो है वो समझाते हुए कि वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केट सिर्फ हम प्राइसेस देखकर और बार्स की ऊपर और नीचे आने की पोजीशन को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, हमें वॉल्यूम की ऑब्जर्वेशन के तहत पता चलेगा कि स्ट्रेंथ बेसिकली किस चीज में है और वीकनेस बेसिकली किस चीज में है। ओके, परफेक्ट। असद आपको आपका सवाल क्लियर हुआ? आपने आधी बात सुनी थी? नहीं सर, मुझे अभी भी अच्छा, मैं बता सही तरह से क्लियर मैं बताता हूं असद बात हो क्या रही है और आप समझ क्या रहे हो। असद हमने एक सिंपल सा फार्मूला पढ़ा है और आपका सवाल का जवाब उसी के अंदर है। बताओ, एक फार्मूला पढ़ा हमने, वैसे कि एक सिंपल से दो फार्मूले पढ़े हमने। जी सर, एक बेयरिश का एक बुलिश का है। मुझे बेरिश का फार्मूला बताओ। सर राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइसेस और फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइसेस। राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइसेस। आ गया, आगे? फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइसेस। फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइसेस। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ऐसी है असद? जी सर। नीचे वॉल्यूम बढ़ेगी, ओके? अब वॉल्यूम कम हो रहा हो, प्राइसेस ऊपर जा रही हो, बिल्कुल। तो ये ऊपर जाते हुए ये आपको स्ट्रेंथ शो हो रही है, वीकनेस शो हो रही है? हाँ, सिंपल सा आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना। ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, बताएं असद। सर ये पुल बैक है। हाँ, इस पुल बैक को हम कहते हैं, ये अब क्या आ गई है, मार्केट में वीकनेस आ गई है, ओके? इस पुल बैक का मतलब होता है कि मार्केट से अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और मार्केट में धड़ाम से नीचे गिरना है, ओके? जी सर, समझ आ गई। इसी चीज को मैन बाय और टॉम विलियम्स ने यही चीजें बार बार की, समझ आ गई सर। ओके, सबको क्लियर है ये बात? एज इट सेम ऐसी तरह होगा जब मार्केट अब्जॉर्प्शन मार्केट नीचे आ रही होगी, तो जो आम ट्रेडर हैं
जिन्हें वॉल्यूम का अंदाजा ही नहीं, वो ये क्या करेंगे, ये वीकनेस आ रही है। दरअसल ये क्या आ रही होगी असद? सर मैं ना एक दफ़ा इंटरव्यू दोबारा सुनूंगा, उन्होंने ना एब्जॉर्प्शन और वाइड स्प्रेड डाउन बार का नेम भी यूज़ किया था। मैं एक हाँ दफ़ा दोबारा सुनूंगा, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। परफेक्ट, यकीन आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, तो हम मजीद इसको देखेंगे। ओके, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया जितना अभी आपने बात बहुत क्लियर, अगर आपको यहाँ तक क्लियर तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया। की सर। ओके, किसी का कोई और सवाल? फिर हम एक रहील का टॉपिक है हमारे पास कि हाउ मैनी रिटेल ट्रेडर, व्हाई मैनी रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स लूज मनी एंड सम मेक मनी। रहील आप रेडी हैं? जी सर। ओके, चलें, पिछली बातें सबको, ये इंटरव्यू जो हमने किया ये सईद का फ्रिस्टन रह गया, हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ये सईद के जिम्मे है, बाकी चीजें क्लियर हो गई। ओके, चलिए, इन तीनों इंटरव्यू से हमें साबित क्या हुआ कि हमें अपने एक तो नॉलेज पे यकीन रखना है, बिलीव रखना है, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कि मैम सोबिया ने भी कहा और पाशा साहब से और असद ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वीएसए को ज़्यादा एक तो सीखने वाले नहीं हैं, ठीक है, फिर ना सिखाने वाले ज़्यादा हैं, फिर दूसरी बात है कि लोगों के पास सब्र नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को पढ़ाने का मकसद क्या था, ताकि आपके अंदर ये चीज़ें पैदा हों। सब्र तो पैदा तब होगा ना जब उम्मीद होगी, ठीक है ना। उम्मीद जब आपको होगी कि यार ये लोग मार्केट की धज्जियां उड़ा सकते हैं वीएसए के साथ, ठीक है, ये वीएसए को समझकर, ये इनके नाम ये दुनिया में अब तक नहीं है, लेकिन इनके नाम क्यों जिंदा हैं, सवाल है ना। अगर ये आम लोग होते, इनके नाम अभी तक ये मर खप गए होते ये कहीं, लेकिन इनकी सोच अभी तक जिंदा है, ठीक है। ये मार्केट मेकर्स थे, मार्केट को समझने वाले, समझाने वाले लोग थे ये, ठीक है, ये किताबें लिखने वाले लोग थे। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसानों की उम्र कम और किताबों की उम्र ज्यादा है। आप इनकी किताबें पढ़ के, इनके अफकार पढ़ के आप इन चीजों को सेकंड भी कर सकते हैं। ओके, आपके अंदर बिलीव लेवल बढ़ाना था इन चीजों को पढ़ाकर आपको, ठीक है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस जी जी सर। सर।